दोस्तों यहाँ एक ऐसी कहानी मैं लेकर के आया हूँ जो विलियम शेक्सपियर को फेमस करती है, जो ग्रेट ट्रेजेडी के अंतर्गत आती है और उसका नाम है किंग लियर। तो किंग लियर से संबंधित मैं आपके सामने कुछ करेक्टर्स लेकर के आया हूँ जो करेक्टर्स मेन भूमिका इसमें निभाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किंग लियर की। तो दोस्तों किंग लियर जो है ये ब्रिटेन का राजा है और इसका शासन बड़ा अच्छा सा चल रहा है। जब ये वृद्ध हो चला है तो ये सोचता है कि अब मैं क्या शासन करूं, मैं सारी संपत्ति को अपनी संतान में बांट दूं। अब यहाँ हम एक बात बताना चाहते हैं, किंग लियर जो था वो चापलूसी का शौकीन था, उसके अंदर दूरदर्शिता नहीं थी। यानी कि वो बिल्कुल ये चाहता था कि जो मेरी चापलूसी करेगा वो सबसे अच्छा मेरा दोस्त रहेगा, वो मेरे लिए हमेशा कारगर साबित होगा, मेरी हमेशा हेल्प करेगा। और दोस्तों एक बात और बताते चलते हैं हम, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और इसके अंतर्गत ये किंग लियर जो है इसको हम ट्रेजिक हीरो के नाम से भी जानते हैं। इस नाटक का ये मुख्य है जो ट्रेजिक हीरो के नाम से जाना जाता है, मुख्य पात्र रहा है। और आगे चलते हैं हम दूसरे करेक्टर की ओर। दूसरा करेक्टर है आपके सामने गोनेरिल। तो राजा किंग लियर के पास संतान थी, 3 बेटियां थीं, पुत्र नहीं था कोई भी। और ये जो बड़ी बेटी है इसकी गोनेरिल, ये बहुत बड़ी चापलूस है, लालची है, संपत्ति के लालच में ये राजा लियर की चापलूसी करती रहती है। दूसरी बेटी जो मिडल डॉटर है इसकी, मझली बेटी है, उसका नाम रीगन है। रीगन भी बिल्कुल इसी की तरह से चापलूस है, वो भी संपत्ति को हड़पना चाहती है। वो चाहती है कि मुझे यहाँ का राजपाट मिले। तीसरी बेटी जो है दोस्तों ये अलग किस्म की लड़की है, दूसरी तरह की लड़की है, जिसका नाम कॉर्डेलिया है। ये इसकी सबसे छोटी बेटी है। अब ये तीनों के बीच, चारों के बीच एक कहानी चलती है और ये राजा एक ऐसा राजा है जो ये नहीं पहचान पाता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। दोस्तों एक कहानी और आगे बढ़ती है, ये ग्लॉस्टर भी इसमें एक इसी प्रकार का कैरेक्टर है जो राजा लियर की तरह से जज नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इसके 2 बेटे होते हैं दोस्तों, एक होता है एडगर जो इसका रियल सन है, जायज़ बेटा है, और दूसरे का नाम है एडमंड। एडमंड जो है वो इसका नाजायज़ बेटा है। इनके बीच में भी एक कहानी चलती है, वो भी एक ट्रेजेडी का रूप लेती है। इसमें ये नहीं जज कर पाता ग्लॉस्टर कि मेरे लिए अच्छा बेटा कौन सा साबित होगा। आगे यहाँ 2 नाम और लिखे हुए हैं। पहला नाम है दोस्तों बरगंडी, एक ये नवयुवक है, और एक यहाँ है ड्यूक ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस से आया हुआ एक राजकुमार है। तो दोस्तों इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा और शुरू से लास्ट तक ये इस कहानी में रहेंगे। बरगंडी तो चला जाता है। आगे देखते हैं अल्बेनी। ये एक बहुत बढ़िया इंसान है, ये किसी का बुरा नहीं चाहता है, और ये है आगे जो लिखा हुआ है गोनेरिल का पति। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉर्नवाल, ये रीगन का पति है। कॉर्डेलिया जो है ये अभी अनमैरिड है, कॉर्डेलिया अनमैरिड है, इसकी शादी होने वाली है। अब यहाँ पर राजा आगे की कहानी सोचता है कि मैं अब अपनी संपत्ति दूँ तो किसको दूँ। तो चापलूसी का शौकीन है, इसलिए वो सोचता है कि जो मेरी सबसे ज़्यादा प्रिय बेटी होगी वो मुझसे ज़्यादा प्रेम करती होगी। अब इसको जज कैसे किया जाए। दोस्तों एक करेक्टर और रह गया यहाँ, कैंट। ये कैंट जो है ये राजा लियर के दरबार में रहता था। लियर का बहुत वफादार व्यक्ति था और ये ज़्यादातर हमेशा कॉर्डेलिया का पक्ष लिया करता था। ये बात बाद में आएगी आपके सामने कि इसको देश से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं इस कहानी को आगे शुरू करता हूँ। करेक्टर आपके सामने है। तो किंग लियर जो है ये सोचता है अब मैं ये कैसे जज करूं कि कौन सी बेटी के लिए मैं अपनी संपत्ति दूं। तो यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। लियर के दरबार में बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है। ये जितने भी कैरेक्टर हैं सारे दरबार में होते हैं। कैंट भी होता है, ग्लॉस्टर भी बहुत अच्छा दोस्त है, इसका वफादार है, और ये सभी लोग होते हैं। ये जो 2 लोग होते हैं ये कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले कॉर्डेलिया को इस नाटक में कुछ नहीं दिया जाता। दरबार जब लगता है तो वो पहले अपने बड़ी बेटी से पूछता है कि बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो।
तो बड़ी बेटी तो बहुत बड़ी चापलूस है दोस्तों, वो सीधे सीधे बोल देती है कि पिताजी, मैं गॉनरेल जो है ये कहते, मैं इस दुनिया में किसी भी चीज़ को आपसे ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, मुझे वैल्यूएबल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है संसार के अंदर जो आपसे मुझे अच्छी लगती हो। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है। खुश होने के बाद फिर वो अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा गॉनरेल को दे देता है। अब 2 हिस्से बच जाते हैं। अब वो दूसरी वाली बेटी रीगन से पूछता है कि बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो वो भी सेम ऐसे ही जवाब दे देती है कि जितना गॉनरेल चाहती है उससे ज़्यादा मैं आपको चाहती हूँ। राजा बड़ा खुश होता है, चूँकि चापलूसी का शौकीन है दोस्तों ये। अब यहाँ पर तीसरी बेटी बच जाती है कॉर्डेलिया, जो बहुत अच्छी है, सच्चा प्यार करती है अपने फादर के लिए, ये बनावटी प्यार नहीं करती है। तो कॉर्डेलिया से पूछा जाता है कि बेटी आप मुझे कितना चाहती हो, तो कॉर्डेलिया कह देती है कि पिताजी, जितना बेटी अपने बाप को चाहती है उतना ही मैं चाहती हूँ, जितना अपने पिता से प्रेम करना चाहिए, जितना अपने पिता को चाहना चाहिए उतना ही मैं आपको चाहती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है, तो सोच लेता है कि ये तो मुझे चाहती नहीं है, मेरी चापलूसी करती ही नहीं है, इसलिए वो सारी संपत्ति को, यानी कॉर्डेलिया के जो हिस्सा की संपत्ति है, इन दोनों पुत्रियों को बांट देता है। होता ये है दोस्तों, ये जो है गॉनरेल का पति, ये सच्चा व्यक्ति है, ये इस बात से खुश नहीं होता है। कॉर्नवाल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको अब संपत्ति मिल चुकी है। अब आती है शादी वाली दोस्तों। अब कॉर्डेलिया के पास तो कुछ नहीं बचता है, ये तो खाली हाथ रह जाती है। अब यहाँ शादी की बात बरगंडी से पूछी जाती है कि क्या आप कॉर्डेलिया से शादी करोगे? अरे भाई, कौन शादी करेगा जब उसके पास कुछ संपत्ति बची ही नहीं। ये लालची व्यक्ति था इस संपत्ति के चक्कर में, और कह देता है कि मैं अब शादी नहीं करूँगा, और वो यहाँ से भाग जाता है। बच जाता है फ्रांस का किंग जो है, ड्यूक है। फ्रांस का जो राजा है, राजकुमार है, वो कॉर्डेलिया को अपने साथ ले जाता है कि मैं इससे शादी करूँगा। इस तरह से दोस्तों कॉर्डेलिया फ्रांस चली जाती है। जब ऐसा निर्णय इसने लिया तो केंट बड़ा नाराज़ होता है और केंट कहता है लियर से कि हे महाराज, आपने तो बहुत बुरा किया, आपको कॉर्डेलिया को उसका हिस्सा देना चाहिए था। तो राजा बड़ा नाराज़ होता है, वो कहता है मैं राजा हूँ, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा, और तू मुझे समझाएगा, अब ये तू बताएगा कि मुझे शासन कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना है। इसी द्वेष में आकर के राजा लियर केंट के लिए आदेश दे देता है कि 4 दिन के अंदर अंदर तुझे यहाँ से बाहर जाना होगा, यानी उसको वेनिस कर देता है। केंट दरबार को छोड़ के चला जाता है, बाहर निकल जाता है, जंगलों में रहता है। अब ये प्रेम तो बहुत करता है राजा से, आगे ये सोचता है कि मुझे अभी राजा की सर्विस में जाना है। अब यहाँ से कहानी फिर बदलती है। राजा यहाँ पर लियर जो है एक शर्त रखता है दोनों बेटियों से, गॉनरेल और रीगन से, कि मैं कुछ समय आपके पास रहूँगा और कुछ समय आपके पास रहूँगा। कॉर्डेलिया तो वहाँ से जा चुकी है। लियर की शर्त थी कि मैं 100 योद्धा अपने साथ रखूँगा। अब होता क्या है कि सबसे पहले राजा अपनी बड़ी बेटी गॉनरेल के यहाँ रहने के लिए जाता है। वो खुद है, उसके साथ 100 योद्धा है। दोस्तों एक बात मैं बता के चलूँ, केंट जो है अपना वेश बदल लेता है और एक कायस नाम रख करके राजा के यहाँ सर्विस मांगने आ जाता है। तो लियर उसको अपनी सर्विस में रख लेता है, लेकिन राजा इसको केंट को पहचान नहीं पाता है कि वही केंट है जो मैंने अपने देश से निकाला था। तो गॉनरेल जो है अब वो जानती है कि लियर के पास कुछ नहीं बचा है, किंग लियर ने तो जो कुछ था हमें दे दिया। अब अपने नौकरों से, सर्वेंट से वो कह देती है पहले कि जब भी मेरे पिताजी यहाँ आए तो उनसे आप ऐसा ही बर्ताव करना जैसा सामान्य व्यक्ति से किया जाता है, यानी कि उनको राजा की तरह से सेवाएं नहीं देनी है, यानी कि उन पर ज़्यादा खर्च नहीं करना है। तो लालची थी, इसने ऐसी व्यूह रचना रची। राजा जब गॉनरेल के यहाँ जाता है तो गॉनरेल कह देती है कि पिताजी आपको 100 योद्धा रखने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, वो राजा था, वो चाहता था कि मैं राजा राज्य न करते हुए भी एक राजा जैसा दिखूं, इसलिए 100 योद्धाओं को उसने अपने पास ले रखा था। गॉनरेल की इन बातों को सुन करके राजा बड़ा परेशान होता है कि ये वही बेटी है जो मुझे इतना प्यार करती थी, और आज मेरे पास संपत्ति नहीं है, राज्य नहीं है, शासन नहीं है, तो इस तरह का बर्ताव करती है। वो सोचता है कि इसकी तो पैसा संपत्ति मिलने से बुद्धि खराब हो गई है, मुझे मझली बेटी के पास जाना चाहिए। इस तरह से राजा रीगन के यहाँ जाता है,
लेकिन ये एक रचना रचती है गोनेरिल, पहले ही रीगन के यहाँ पहुँच जाती है और कह देती है कि पिताजी आ रहे हैं और उनको सम्मान मत देना, योद्धा लेकर के आ रहे हैं। तो रीगन के यहाँ जब वो रुकता है 2-1 दिन, व्यवहार वहाँ भी उसके साथ सही नहीं होता है। जब सही व्यवहार नहीं होता है तो वो फिर परेशान होता है कि ये बेटी भी मेरी ऐसी ही निकली। रीगन कहती है कि पिताजी आप इतने योद्धा क्यों रख रहे हो, मैं तो 25 योद्धा रखोगे तो मैं तुम्हारा सम्मान करूँगी, खाना पीना दूँगी, नहीं तो मैं तो नहीं दूँगी, मेरे बस की बात नहीं है। आप चाहे रुको और या चाहे आप चले जाओ। तो यहाँ से राजा जो है बहुत ही परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद आगे फिर कहानी दूसरी बढ़ती है दोस्तों। यह कहानी अब ये जो है थोड़ी बदल जाती है। राजा को ये दोनों बेटियां राज्य से निकाल देती हैं। जब ये राज्य से निकल जाता है तो यहाँ पर लियर के लिए ये ऐसा ये जो क्रॉमवेल है ये क्रूर था एक तरह से। ये सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि राजा यहाँ से तो चला गया, कहीं ग्लॉस्टर के मकान में जाके न रहने लग जाए। इसलिए ये तीनों मिलकर के ग्लॉस्टर के मकान को भी लॉक करा देते हैं। वो चाहते हैं कि राजा अब यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ से चला जाना चाहिए। तो ये सब इनकी सबकी चाल थी, गोनेरिल की, रीगन की और क्रॉमवेल की। तीनों मिलकर के ऐसा करते हैं। दोस्तों अब यह क्या होता है, केंट जो है जिस समय राजा को निकाला गया था राज्य से, तो केंट लियर के पास नहीं था। जब इसको ये सूचना मिलती है कि लियर को निकाल दिया गया है तो ये उनकी तलाश में जाता है और घूमते 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 वो लियर को ढूंढ भी लेता है। जब लियर उनको मिल जाता है तो वो उनको एक जंगल में ले जाता है। लियर और ये जो है केंट जो है दोनों की मुलाकात हो जाती है। वो एक झोपड़ी में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ से हट करके मैं थोड़ी सी एक दूसरी और कहानी बताना चाहता हूँ जो ग्लॉस्टर और इनके बेटों से संबंधित है। यहाँ भी एक दूसरी कहानी अलग से जुड़ जाती है। इस कहानी में होता क्या है, ग्लॉस्टर के 2 बेटे हैं, एक एडगर है जो जायज़ बेटा है और एक एडमंड है जो नाजायज़ है। एडमंड जो है इस बात से बड़ा जेलस रहता है, बड़ा दुखी रहता है कि मुझे ये नाजायज़ बेटा मानते हैं और इसको जायज़ मानते हैं। वो धीरे 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 ग्लॉस्टर के कान भरता रहता है कि पिताजी आपको एडगर किसी दिन मार देगा। एडगर उसकी बात पर विश्वास कर जाता है। विश्वास के साथ ही होता क्या है, इस जायज़ बेटे को देश से निकाल देता है और कह देता है कि इसको जंगलों में ले जाके फेंक दो। यही जायज़ बेटा आगे चल के टॉम के नाम से रहता है और जंगल में इसने झोपड़ी बना रखी है जहाँ पर लियर को केंट ले करके पहुँचा था। लियर के साथ एक फुल नाम का और एक कैरेक्टर था। ये तीनों वहाँ रहते थे उस झोपड़ी में जो एडगर ने बनाई थी। अब होता क्या है, ग्लॉस्टर जो है ये भी जज नहीं कर पाता कि इनमें से दोनों में से कौन सा बेटा अच्छा है। ग्लॉस्टर एडमंड को जायज़ बेटा घोषित कर देता है। एडमंड उसका जायज़ बेटा घोषित हो जाता है। इसके बाद जब ये एडमंड भी बहुत क्रूर है, ये भी अपनी व्यूह रचना को रच रहा है। अब जब एक कहानी यहाँ पर निकल के आती है कि एडगर जब बाहर चला जाता है तो किंग लियर की तलाश में जब टॉम गया है तो टॉम जो एडगर है और तलाश हो जाती है, एडगर की झोपड़ी में रहता है तो वहाँ पर वो बड़ा दुखी है, पागलपन सा हो जाता है उसके लिए और वो घायल भी है, पूरी तरह से घायल अवस्था में है। ग्लॉस्टर ने एडमंड को पत्र का राज खोल दिया था। अब पत्र कौन सा था, ग्लॉस्टर जब इस बेटे को तो यहाँ से निकाल चुका था, अब इसी को अपना बेटा मान रहा था। यहाँ पर ये एक सूचना मिलती है कि जो कॉर्डेलिया है जो फ्रांस में रह रही है वो अब ब्रिटेन पर आक्रमण करेगी। और ब्रिटेन पर आक्रमण की सूचना कॉर्डेलिया को किस तरह से इस बात का पता चला दोस्तों कि लियर को निकाल दिया गया है। जब ये केंट लियर को ढूंढने के लिए जाता है जंगलों में तो इसको एक रास्ते में सज्जन व्यक्ति मिल जाता है। सज्जन व्यक्ति जब मिल जाता है तो वो उससे कहता है कि मैं लियर को ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो सज्जन व्यक्ति कहता है, वो भी थोड़ी देर के लिए पात्र आता है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। वो कहता है कि लियर को मैंने देखा है और वो इस दिशा में गए हुए हैं। तो वो उनके लिए धन्यवाद देता है सज्जन व्यक्ति के लिए केंट, और उनके लिए अपनी पॉकेट से निकाल करके अपना पर्स धन्यवाद के रूप में दे देता है। और वो कहता है कि आप यहाँ से फ्रांस जाइए और कॉर्डेलिया को ये सूचना दो कि आपके पिता लियर की क्या हालत कर दी है तुम्हारी बहनों ने, और आकर के उनको ले जाओ यहाँ से।
तो वो जो सज्जन व्यक्ति है वो कहता है कि अगर मैं जाता भी हूँ, अगर मैं वहाँ जाता भी हूँ तो वो ये कैसे मानेंगी कॉर्डेलिया कि वास्तव में ऐसी हालत है। तो वो अपनी एक रिंग देता है। वो जो रिंग है उस रिंग के विषय में कॉर्डेलिया को पता था। कॉर्डेलिया को पता था कि ये कैंट की ही रिंग है, चूँकि वो दरबार में रहा करता था। वो उसे ले जा कर के वहाँ जाके बता देता है कॉर्डेलिया को कि इस तरह से तुम्हारे पिता की हालत ये बना दी है तुम्हारी दोनों सिस्टर्स ने। तो यहाँ पर ये जो है ये भी पहचान नहीं आता है, एडगर अपना जीवन जीता रहता है भिखारी के रूप में। एडमंड शासन की तलाश में है। अब एडमंड जो है ये दोस्तों क्रॉमवेल को और इन दोनों को, रीगन को, गॉनरिल को जा कर के बता देता है कि मेरे पिता के पास एक पत्र आया है। ये भूल कर गया ग्लॉस्टर, इसने अपने बेटे, इस बेटे को, एडमंड को अच्छा समझते हुए पत्र के विषय में बता दिया और इसने जाते ही तुरंत इन सब के लिए ये बात बता दी कि फ्रांस से एक पत्र आया है और उसमें ये सूचना दी गई है कॉर्डेलिया हमारे देश पर आक्रमण करने वाली है। तो ये जो राजा ये है क्रॉमवेल जो है, क्रॉमवेल क्या करता है, इसको ग्लॉस्टर को दरबार से बाहर फेंकवा देता है और इसकी आंखें निकलवा लेता है। अब होता क्या है, अब एडमंड अकेला रह जाता है, बड़ा खुश होता है कि अब तो मैं हूँ, शासन तो मैं ही करूँगा। इसके बाद फिर आगे कहानी बढ़ती है दोस्तों। क्रॉमवेल ने गॉनरिल को अल्बेनी के पास भेजा। जब इसको पता लगा कि कॉर्डेलिया अटैक कर सकती है तो इसने गॉनरिल को इनके पति यानी अपने साड़ू के यहाँ भेजा कि भाई युद्ध की तैयारी करो और आप हमारा साथ दो, नहीं तो कॉर्डेलिया यहाँ पर कभी भी आक्रमण कर सकती है। तो ये जो अल्बेनी था गॉनरिल का पति, ये बहुत अच्छा था। इसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ किसी भी तरह से, मैं किसी को भी नहीं हेल्प दे सकता इस तरह से। अब इस बात से ये जो गॉनरिल है ये दुखी हो जाती है और अल्बेनी को मारने का प्लान बना लेती है। अब होता क्या है, यहाँ पर एडमंड जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है। थोड़ी थोड़ी कहानी आगे बढ़ती है। सूचना ये आती है निकल करके कि क्रॉमवेल जो है वो उसके सर्वेंट के द्वारा घायल हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई है। इधर ये सुंदर व्यक्ति है एडमंड, इसका पिता भी जंगल में जा चुका है, वो भी भटक रहा होता है। आखिरकार ग्लॉस्टर और केंट की मुलाकात हो जाती है। ये केंट जो है ग्लॉस्टर को भी उसी झोपड़ी में ले जाता है जिस झोपड़ी में लियर और यानी कि फूल रह रहे थे। और ये जो झोपड़ी थी इसके ग्लॉस्टर के ही जायज़ बेटा की थी, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो वेश बदल के रह रहा है। अब यहाँ पर इसके मरने की जब खबर गॉनरिल को मिलती है तो बड़ी दुखी होती है और इसकी तरफ वो आकर्षित हो जाती है एडमंड की तरफ, क्योंकि एडमंड ही अब शासन करेगा, क्योंकि इसका पति मर गया, इसकी जगह पर अब एडमंड से शादी करेगी। अब होता क्या है कि यानी कि रीगन का पति मर जाता है तो रीगन अकेली रह जाती है, ये भी इससे शादी करना चाहती है और गॉनरिल जो है अपने पति को मरवाना चाहती है। तो दोनों ही ये जो सिस्टर्स हैं इसका अंत बहुत बुरा होता है दोस्तों। दोनों ही गॉनरिल और रीगन एडमंड को चाहने लगती हैं। जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर गॉनरिल को ये पता लगता है कि रीगन एडमंड के चक्कर में है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे इसको बहकावे में लेकर के वो रीगन को जहर दे देती है और इसको भी मरवा देती है। एक रीगन की मौत हो जाती है, क्रॉमवेल की मौत हो जाती है, बरगंडी यहाँ से भाग जाता है, केंट बाहर निकाल दिया जाता है, ग्लॉस्टर बाहर निकाल दिया जाता है, एडगर बाहर निकाल दिया जाता है। तो कैरेक्टर कितने बच जाते हैं, एक एडमंड रह जाता है, एक यहाँ पर गॉनरिल रह जाती है, एक अल्बेनी रह जाता है और फ्रांस में तो फ्रांस का ड्यूक है ही। इसके बाद फिर कहानी आगे ऐसी ही बढ़ती चली जाती है कि इसको मरवा देती है। अब अंत में क्या होता है, इसका एडमंड का युद्ध हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में एडमंड भी मारा जाता है दोस्तों। अब गॉनरिल फिर अकेली रह जाती है। अकेली जब वो रह जाती है तो ये सोचती है कि अब मेरा ही क्या होगा, ये भी अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो इसका अंत इतना बुरा होता है। अब यहाँ पर जब ये एडमंड मरता है, एडमंड की जब मौत होती है तो ये बता करके जाता है सिपाहियों को, जैसे अब हाँ एक तरफ चलते हैं हम, लौट करके युद्ध की तरफ चलते हैं। अब कॉर्डेलिया की सेना और फ्रांस की सेना के बीच युद्ध होता है। युद्ध बहुत भयंकर होता है। अकस्मात दुर्भाग्य से
कॉर्डेलिया उस युद्ध में हार जाती है और कॉर्डेलिया ने अपने पिता का इलाज कराया अच्छे से, वो भी स्वस्थ हो जाता, वो भी साथ देता है युद्ध में। युद्ध में जब कॉर्डेलिया हार जाती है तो एडमंड जो है किंग लियर को और कॉर्डेलिया को जेल में डलवा देता है। अब तो शासन एडमंड का हो गया, क्योंकि एडगर है नहीं, ग्लॉस्टर है नहीं, रीगन मर चुकी है, एक गॉनरेल रह जाती है जो इससे लव करती है, इसका शासन है। इसने कॉर्डेलिया को और किंग लियर को एक जेल में डलवा दिया। जेल में डलवा दिया तो बड़े गद्दी पर खुद बैठ गया। फिर बैठ गया तो इसने अपनी, जब ये लड़ाई होती है, मरने की अवस्था में आता है, तो ये एक राज बता के जाता है सिपाहियों के लिए कि मैंने कॉर्डेलिया को मरवाने के लिए वहाँ योद्धा भेज दिए हैं। ये सूचना तुरंत फिर अल्बेनी के पास आती है। अल्बेनी को तो पता था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि कॉर्डेलिया को संपत्ति ना मिले। अब होता क्या दोस्तों, इसमें यहाँ पर आकर के एडमंड की भी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद गॉनरेल खुद आत्महत्या कर लेती है। अब तुरंत सेना जाती है भाग करके। एडमंड की मृत्यु के बाद अब गॉनरेल मर जाती है। जब तक सिपाही जेल में पहुँचते हैं कॉर्डेलिया को बचाने के लिए, तो वहाँ की तो हालत ही कुछ और होती है। दृश्य ये है वहाँ का जेल की कोठरी का कि कॉर्डेलिया की मृत्यु हो गई है और लियर तेजी से दहाड़ रहा है, रो रहा है दुख में। कॉर्डेलिया उसकी गोद में है, अर्थात कॉर्डेलिया भी वहाँ पर मारी जाती है। तो इस तरह से जब कॉर्डेलिया की मृत्यु हो जाती है तो ब्रिटेन का राजा जो है लास्ट में आकर के अल्बेनी ही बनता है, क्योंकि ये गुड पर्सन था। अल्बेनी की पत्नी कॉर्डेलिया भी मर जाती है। अब देखो ये ट्रेजेडी ग्रेट कैसे कही जाती है, यही तो इसका कारण है। लियर की मृत्यु हुई, वो रोते रोते वो भी मर जाता है। गॉनरेल आत्महत्या कर लेती है। रीगन को जहर दे दिया जाता है। कॉर्डेलिया को जेल में मार दिया जाता है। ग्लॉस्टर की आंखें निकाल ली जाती हैं। एडगर को विदेश यानी देश निकाला हो जाता है। एडमंड मारा जाता है। क्रॉमवेल भी मारा जाता है। केंट बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही ये। मैंने आपके लिए इसको शेयर करते रहना। इसके बाद में दूसरी ट्रेजेडी, जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, उनमें से मैं आपके लिए और ट्रेजेडी डालूँगा।